हेलो एवरीवन। सो टोटल हम आज 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है एंजल फॉर स्टार्टअप। सो एंजल टैक्सेस क्या होते हैं, किन पे लागू होता है, कौन कौन इनके दायरे में आते हैं, क्या नया संशोधन हुआ है, और पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर। देखिए, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये प्रीलिम्स के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे टॉपिक मिसलेनियस फॉर्म में आ जाते हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस उठने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो कैसे, अभी जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो बात करेंगे। इन 3 टॉपिक में अगर आप इन 3 टॉपिक को पहले से कवर कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप कर देना। जो लोग नहीं कवर किए हैं सो बिल्कुल एनालिसिस करेंगे और ऑब्जेक्टिव व्यू से यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो पहले आपको यही याद रखना है कि 17 अक्टूबर का वो दिन है जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है यह? जो लोग निर्धनता से गुजर बसर कर रहे होते हैं उनके प्रयासों, संघर्षों को स्वीकार करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम हुई है। अगर इन दोनों रिपोर्टों की बात करें, दोनों कौन सा, जो हमने भी पिछले वीडियो में कराया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट रिलीज हुई है, वहां पर जो भारत की अवस्थिति है 125 देशों में 111वें नंबर पर है। भारत का जो अवस्थिति है भूखमरी के काफ़ी चरम लेवल पर है। उसमें होता क्या है, 0 से 100 नंबर तक की अंकन होते हैं। जैसे जैसे हम 0 से दूर जाते हैं वैसे वैसे भूखमरी के त्रासदी में हम फंसते जाते हैं। ठीक है, तो भारत का जो वहाँ पर दिखाया गया है वो 28 नंबर है, यानी भारत में जो भूखमरी है वो एक अच्छे खासे लेवल पर है। ठीक है, जबकि हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी अवस्थिति भारत की अपेक्षा काफ़ी अच्छी दिखाई गई है। यही कारण है कि उस रिपोर्ट का काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अगर अनुसार बात करें तो 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम हुई है। जबकि उस रिपोर्ट में क्या बातें कहा गया है कि 2015 से अगर गरीबी के कम करने की, भुखमरी के कम करने की बातें करें तो मानो रुक सी गई है। ठीक है, तो दोनों रिपोर्टों का डिफरेंस आप प्लीज समझना। देखिए, हमें राजनीतिक न होकर के बिल्कुल एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करना है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो मेंस लिखने का मौका मिलता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। एक तरफ वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जो कि अपना आंकड़ा देता है कि 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम किया गया है, कम होने की बातें कही गई हैं। वहीं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहां पर बातें कहा गया है कि 2015 से जो भूखमरी है भारत में वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अवस्थिति खराब होती जा रही है। तो इन दोनों रिपोर्टों को आपको याद रखना है। जहां पे क्वेश्चंस की डिमांड जैसा होगा वैसे हमको अपने कंटेंट को पुट अप करना होगा। ठीक है, चलिए, गरीबी की संख्या 2011 में 12.5% से घट करके 2019 में 10.2% रह गया है। ये आप प्लीज ये दोनों जो पॉइंट है इनको आप नोट डाउन करेंगे। शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में गरीबी कम हुई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का, इसमें ये कहा गया है कि जो आज का भारत है अगर उसमें बात करें तो जो शहरी भारत है, शहरी भारत की अपेक्षा जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर गरीबी कम देखी गई है, कम हुई है। 2011 और 19 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7% और शहरी गरीबी में 7.9% का गिरावट आई है। क्लियर? यानी जो शहरी, जो ग्रामीण गरीबी है वहां पर 14.7% का सुधार हुआ है और शहरी गरीबी में 7.9% का सुधार हुआ है। यानी गरीबी उन्मूलन में भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जो रफ्तार है शहरी भारत की अपेक्षा ज्यादा है।
ठीक है, इसको प्लीज आप याद रखना। ओके, अध्ययन के अनुसार छोटे आकार के जोत वाले किसान ने उच्च आय की वृद्धि का अनुभव किया है। रिपोर्ट में बातें कहा गया है कि जोत जो कि कृषि कार्य में इन्वॉल्व हैं किसान, जिनका कि एक बहुत छोटे मात्रा में उनके पास खेती है, निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है, वो मुनाफा अर्जन किए हैं किनकी अपेक्षा, बड़े किसानों की अपेक्षा। 2013 और 19 में 2 सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की जो वास्तविक आय है उसमें 10% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी जोत वाले जो किसान हैं उसमें 2% की वृद्धि हुई है। ये प्लीज डिफरेंस आप याद रखना कि जो 2013 और 19 के 2 जो सर्वेक्षण हुए उन दौरों में अगर बात करें तो जो छोटे किसान हैं, जो छोटे जोत वाले किसान हैं, जो कि बहुत छोटे क्षेत्रफल पे किसानी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो 10% की वृद्धि अर्जित किए हैं अपनी आय में, जो कि जब सबसे बड़ी जो किसान हैं, जो कि बड़े जोत पर अपना हक रखते हैं, जो कि बड़े किसान हैं, वो सिर्फ 2% का वृद्धि अर्जन किए हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। क्लियर। अब 17 अक्टूबर का इतिहास क्या है, जो 17 अक्टूबर का डेट रखा गया है, ठीक है, तो इसका इतिहास क्या है। 17 अक्टूबर 1987 को गरीबी का मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में घोषित किया गया था। ओके, सो इसका इतिहास प्लीज आप रिलेट करना, ठीक है, कि 17 अक्टूबर के इतिहास क्या है। तो 17 अक्टूबर 1987 को गरीबी का मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में घोषित किया गया था। इसी दिन मानव अधिकारों की यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस पर भी 1948 में हस्ताक्षर किया गया था। तो हालांकि अगर आपको ये याद नहीं है 1948 वाला, तो बस आप इसको याद रखना कि 17 अक्टूबर 1987 को गरीबी का मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए घोषित किया गया था डेट। ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने संकल्प 27/196 अपनाया और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल डे घोषित किया। तो हमने इसके इतिहास के बारे में बात कर लिया, बाकी रिपोर्ट ने अपनी अपनी बातों को किस हिसाब से कहा है, और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ है 2023 का, वहां पर भारत की अवस्थिति क्या आई है, हम दोनों को कंपैरिजन करके बात कर लिए। देखिए, यहाँ पर मेन मेरा जो बात करने का मुद्दा होता है, मैं आंसर राइटिंग के व्यू से बात करता हूँ, क्योंकि एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस, हमें दोनों एग्जाम को फेस करना है। सो हम उसी प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, बिल्कुल राजनीतिक ना होते हुए, बिल्कुल क्लीन चिट के हिसाब से जो बातें हैं उस पे बात करते हैं कि क्वेश्चंस की डिमांड जो रहेगी आपकी राइटिंग स्किल उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम जो भी बात करते हैं एग्जाम के व्यू से बात करते हैं, किसी पक्ष या किसी विपक्ष की बातें नहीं करना है कि ये रिपोर्ट आ गया तो क्यों आ गया, ये रिपोर्ट में बातें ऐसी आई तो क्यों आई है। यार, जो हुआ होगा वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम लिखने का है। तो एग्जाम के डिमांड के अनुसार अपनी राइटिंग को हमें डेवलप करना है, बस। नेक्स्ट टॉपिक है एंजल फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है मे बी इस बार प्रीलिम्स में टच करें, सो प्लीज आप इसको छोटा सा नोट जरूर बनाना इसके लिए। सो एंजल फॉर स्टार्टअप्स जानने से पहले हम पहले एंजल के बारे में जान लेते हैं कि एंजल टैक्सेस क्या होते हैं, उसके बाद ये मामला कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है। देखिए, जैसे कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका शेयर 20 रुपए की वैल्यू का है, एक शेयर 20 रुपए की वैल्यू का है। उस शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो 25 रुपया है, क्योंकि कंपनी के कुछ अपनी संपत्ति भी होंगी, तो उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू शेयर का 25 रुपया होगा। ठीक है, कंपनी उस शेयर को किसी को 30 रुपए में बेचती है। याद रखना, कंपनी का जो इनिशियल शेयर था 20 रुपए था, ठीक है, उस 20 रुपए शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो 25 रुपया है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना कुछ
संपत्तियां भी होती हैं, तो संपत्ति के हिसाब से इस शेयर की वैल्यू 25 रुपया है। ठीक, तो बेचना चाहिए उसको शेयर 25 रुपए में मार्केट में, लेकिन वो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर को 30 रुपए में बेचती है। ठीक है, तो जो कंपनी का मार्केट वैल्यू है उससे भी ज्यादा पर जो शेयर बेच रही है, यहां पर कंपनी 5 रुपए ज्यादा पर बेच रही है। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है, उस प्रीमियम पर कंपनी को जो बेचा जा रहा है यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, तो उस पे उसको इनकम टैक्स देना होगा। इसी टैक्स को एंजल टैक्स कहते हैं। आप समझ गए? कोई कंपनी है, किसी कंपनी का जो शेयर है वो 20 रुपए का है, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट में उस शेयर को 20 रुपए के बजाय वो 25 रुपए में बेच रहा है, 22 रुपए में बेच रहा है। मैं यहाँ पे 25 रुपए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 25 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड, उसकी अपनी वहां पर संपत्तियां भी लगी हैं, तो उसके वैल्यू के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू शेयर की 25 रुपए है, तो 25 रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या करती है, उस शेयर को 30 रुपए में बेच रही है। तो मार्केट वैल्यू से ऊपर का जो भी रेट वहां पर इंक्लूड करके शेयर को बेचा जा रहा है, तो यहां पर 5 रुपए, क्योंकि 30 रुपए का शेयर बेचा जा रहा है तो 5 रुपए ज्यादा करके बेचा जा रहा है। तो जो 5 रुपए है ना, उस 5 रुपए पर उस कंपनी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस इनकम टैक्स को ही एंजल टैक्स कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब एंजल टैक्स की बातें कर लिए, अब चलते हैं मुद्दे पर कि क्या मुद्दा आया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर 2012 में लागू किया गया था एंजल टैक्स। ठीक है, यह उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आई कि एंजल निवेशक कौन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप है, अब नए स्टार्टअप पे पैसे की आवश्यकता पड़ती है ना काम करने के लिए, तो उसमें जो लोग पैसा निवेश करते हैं उन्हीं को एंजल निवेशक कहते हैं। क्लियर? तो एंजल टैक्स क्या होता है हमने जान लिया, एंजल निवेशक कौन होते हैं जान लिया, कब एंजल टैक्स की बात कही गई है, 2012 में इसको लागू किया गया। ठीक है, अब हमने एंजल टैक्स के बारे में बात कर लिया, अब आते हैं मुद्दे पे। अब चीजें ज्यादा हमको समझ में आएंगी। क्लियर? सो एंजल फॉर स्टार्टअप्स। क्लियर? सो सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा अपने अधिकारियों को एक निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जिसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स प्रावधानों की जांच नहीं करने की दिशा निर्देश दिया गया है। यह निर्देश एंजल टैक्सेस के लिए जांच नोटिस के संबंध में स्टार्टअप द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में आया है। सीबीटी की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कंपनी के लिए 2 परिदृश्यों के रूप में तैयार करता है। पहला, यदि मामले को केवल आयकर अधिनियम की धारा 56(2) की प्रायोज्यता के लिए जांच के तहत चुना गया है, तो मूल्यांकन कार्रवाई के दौरान किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है और इस मुद्दे पर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के आवश्यकता नहीं होगी, स्वीकार किया जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है, यदि मामला आयकर अधिनियम की धारा 56(2) सहित कई मुद्दों के लिए जांच के तहत चुना जाता है, तो मूल्यांकन कार्रवाई के दौरान इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो एंजल टैक्सेस हैं, गैर सूचीबद्ध कंपनियां 30.6% की दर से लगाया जाने वाला आयकर है, जो कि निवेशकों को उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत शेयर जारी करती है। जो हमने भी बात किया ना एंजल टैक्सेस के बारे में, उसी को ये शॉर्ट में है। अभी के लिए आपसे ये पूछ सकता है तो 30.6 है एंजल टैक्सेस की वैल्यू। ठीक है, वित्तीय अधिनियम
2023 ने निवेशकों को शामिल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 56(2) में संशोधन किया है। तो ये आपको याद रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाया तो यहां से मैटर पूछेगा, अदरवाइज वो एंजल टैक्सेस के बैकग्राउंड या एंजल टैक्सेस से पूछ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, डीपीआईटी क्लियर, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप को एंजल टैक्स लेवी से छूट दी गई है। ओके, तो अपने बारे में बात कर लिया और क्या मामला आया था उस पर भी बात कर लिया। तो आई होप सो कि सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। सो एक एक जो पॉइंट यहाँ पर है, मैं काफ़ी मेहनत से अपने नोट्स को तैयार करता हूँ, उसी नोट्स को यहाँ पर मैं लाता हूँ। सो प्लीज़ आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना अगर चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए और आपसे ना छूटे तो। ठीक है, क्लियर। पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर, देखिए ये बात उत्तराखंड की है। क्लियर, उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से यह जो मुद्दा है वह जुड़ा हुआ है। क्लियर, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां से मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो कहां पर है, तो कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में। जागेश्वर जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र में एक हिंदू तीर्थ शहर है, जो कि 7वीं से 14वीं शताब्दी के 125 प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस उठेगा कैसे, देखिए क्वेश्चंस यहां से आएगा, वहां से साफ साफ आपसे पूछा जाएगा कि जो जागेश्वर, जो पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर है ना, उसका रिलेशंस कब से है, तो 7वीं से 14वीं। पहला ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। और दूसरा तो कथ्यूरी वंश के राजाओं द्वारा निर्मित यह पुनर्स्थापित हुआ है। तो इन दो कंटेंट को याद रखना है। पहला 7वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान इसका अवस्थिति स्थापना की बात कही गई है। किनसे जुड़ा हुआ है, तो कथ्यूरी वंश के राजाओं के द्वारा इसका रिलेशंस है। किनका है यह, तो माँ पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ यह मंदिर, यह कुंड की बात कही गई है। यह मंदिर विभिन्न देवताओं को समर्पित है, जिनमें से कई भगवान शिव के सम्मान को दर्शाते हैं। क्लियर। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव का पूजा जागेश्वर में हुई है। क्लियर। और यह क्षेत्र कुलशिला शैववाद का केंद्र था, जो कि एक पुनरुत्थानवादी संप्रदाय था, जो कि भगवान शिव का सम्मान करता है। क्लियर। तो यहां से बस आपको 2 से 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला कि जो जागेश्वर मंदिर है और पार्वती कुंड है, ये कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। ये जो मंदिर है, इसके समय की अगर बात करेगा तो 7वीं से 14वीं शताब्दी से इसका रिलेशंस है। 125 प्राचीन मंदिरों का यह समूह है, भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो है पार्वती कुंड और एक जागेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि जो पार्वती कुंड है, भगवान शिव और माँ पार्वती जब वहाँ ध्यान मग्न हुए थे, तो इसकी अवस्थिति की बात वहाँ पर कही जाती है। अगर पूछा कि इससे जुड़े राजा का किसने इसका निर्माण स्थापना, तो कथ्यूरी वंश, याद रखना, कथ्यूरी वंश के राजाओं द्वारा निर्मित और पुनर्स्थापित इस जगह की बात कही जाती है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव का पूजा जागेश्वर में हुई थी और इसकी अवस्थिति बताई जाती। तो आई होप सो कि इसके बारे में जो भी छोटे कंटेंट हो सकते हैं, हमने बिल्कुल माइंड करके यहाँ पर लाया था और आपको मैंने कोशिश किया बताने का। ठीक है। जागेश्वर मानसून महोत्सव और महाशिवरात्रि मेला, क्लियर, महाशिवरात्रि मेला जैसे धार्मिक त्योहार को आयोजन करता है। मंदिर उत्तर भारतीय नागर और दक्षिण मध्य भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण को प्रदर्शित करता है। अगर वो कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे लेकर के, हालांकि जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ जो पिछला वाला मुद्दा है, यहाँ से बातें पूछकर निकल जाएंगे। स्टेट पीसीएस में यहाँ पे थोड़ा सा आपसे ट्विस्ट बनाया जाता है, क्वेश्चंस का बनाया जा सकता है। मैं भी पूछ लेता है कि जो मंदिर है उसकी जो शैली है, उसकी जो संरचना है, आर्किटेक्चर है, उसका संबंध, तो याद रखना, भारतीय नागर और दक्षिण मध्य भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण को प्रदर्शित करती है इस मंदिर की संरचना। ठीक है।
पार्वती कुंड की बात करें तो 5338 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव देवी पार्वती ने ध्यान किया था। क्लियर? सो एवरीबॉडी, आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा